सो डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने जा रहा है। और ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस यहाँ पर करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार रिपीटेशन भी की जाती है, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और किस टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा और भी कौन से क्वेश्चंस हैं जो आने की पूरी संभावना रहती है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो विदाउट डूइंग डिले, लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद द आंसर्स। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने के साथ साथ आंसर भी आपको बताऊंगा, ताकि आप जल्दी से इसे कंप्लीट कर लेंगे और आपके एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो यहाँ पर डियर चिल्ड्रन देखो, क्वेश्चन नंबर 21 है। What is given here? Literacy rate of any country is an important indicator of socio-economic development of a nation. Support the statement with suitable examples. तो ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पर पूछा गया, फर्स्ट में लिटरेसी के बारे में पूछा गया, साक्षरता दर के बारे में पूछा गया है कि किसी देश की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट जो है उस देश की सामाजिक और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो इसे एग्जाम्पल देकर इसको आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट्स। और अथवा में दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी जो सरकार की जो भेदभावपूर्ण नीतियां होती है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की, इससे पॉपुलेशन अफेक्ट करता है। पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ पर कितना पॉपुलेशन होगा, ये अफेक्ट होता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज के कारण। तो इसे एग्जांपल देकर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट में डियर चिल्ड्रन, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द संथाल्स अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में संथाल जो जनजाति है, इनका कंडीशन क्या था, इनका अवस्था क्या था, कौन से परिस्थितियों में इनको रहना पड़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 23 में, इलुस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक। अब देखो टीचर, ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा काफ़ी डायनामिक है, तो इसे दो एग्जाम्पल देकर आपको यहाँ पर बताना है। आंसर भी मैं आपको लिंक में भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देख सकते हैं और इजीली उसको याद कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट में 24, एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन केस एनी रिलीजियस ग्रुप प्रोहिबिट्स द फीमेल एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। यानी कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर यदि मान लो कि किसी फीमेल का एजुकेशन बाधित होता है, उसे रोका जाता है, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट का क्या वहाँ पर रोल रहता है, गवर्नमेंट क्या करती है या कर सकती है। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा हुआ है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा। यदि कोई धार्मिक समूह अपने धर्म के आधार पर स्त्री शिक्षा को प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है, रोक देता है, तो इसके आंसर में या फिर इसके जवाब में सरकार का क्या, गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या स्टेप ले सकती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा गया है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी में है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टेट एनी 3 रीजन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ सेक्स रेशियो इन इंडिया। इंडिया में सेक्स रेशियो जो डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका क्या कारण है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है। कौन कौन से ऐसे कारण है, क्या कौन कौन से ऐसे रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, तो इसे आप लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बात की जाए तो यहाँ पर पूछा गया रीजन, एक्सप्लेन द रीजन्स फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रिटिश ने भारत में कमर्शियल क्रॉप्स जो होता है, जिसका वैसा फसल जिसका मेन मकसद होता है उगाने का, पैसा कमाना, तो ऐसे फसल को कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। कॉटन है, टी है, कॉफ़ी है, इन फसल्स को कमर्शियल क्रॉप्स कहा जाता है। तो बेसिकली ब्रिटिश का ज़्यादा प्रेशर रहता था, जोर रहता था कमर्शियल क्रॉप उगाने का, है ना, कमर्शियल क्रॉप का इंट्रोड्यूस करने का,
इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में यह पूछा गया, क्या कारण था, क्यों ऐसा ब्रिटिश चाहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 हैज बीन गिवन हियर। illustrate with the help of one example that the British violated the treaties signed with different kings and नवाब्स। तो ये यहाँ पूछा गया डियर कि जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिश हमेशा जो प्रॉमिस करता था यहाँ के लोकल राजाओं के साथ, जो प्रॉमिस करता था या जो ट्रीटी संधि करते थे, वो अपने अकॉर्डिंग जब उनका फायदा होता था तो करते थे, और जब फायदा खत्म हो जाता था, अपना स्वार्थ फिनिश हो जाता था, उसका वर्क नहीं रहता था, तो अपनी ट्रीटी को खुद ही तोड़ देते थे, यानी वो अपने प्रॉमिस पर कायम नहीं रहते थे। कौन? ब्रिटिश। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको बताना है कि ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, एग्जाम्पल आपको देना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंडिया इज नोन एज फेडरेशन with a very strong central government. Explain with the help of any two constitutional provisions. तो दो constitutional provisions के द्वारा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, समझाना है। क्या एक्सप्लेन करना है? कि इंडिया इज नोन एज फेडरेशन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इंडिया में ये फेडरेशन की भी सुविधा है, फेडरल कंट्री भी है, लेकिन साथ ही साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, और साथ ही साथ हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी है। तो ये कैसे दोनों कॉम्बिनेशन किस तरह से है, तो इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में कि भारत को मजबूत केंद्रीय सरकार वाले संघ के रूप में जाना जाता है, किन्हीं दो संवैधानिक प्रावधानों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। दो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे करके आपको बताना है इसका आंसर। तो आंसर आपको मिल जाएगा लिंक में, आप वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो डियर चिल्ड्रन, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द चांसेस है पूछा जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाता है, या फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट है, ये पूछा जाता है। तो ये सेक्शन आप अच्छे से देख लेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। नाउ तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक्सप्लेन इन 3 फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी हमारी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसकी 3 विशेषताओं को बताना है, 3 फीचर्स के बारे में बताना है। नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है? एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट, यानी कौन से ऐसे 3 कंडीशन है जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसे 3 परिस्थितियों के बारे में, 3 सर्कमस्टांसेस के बारे में बताना है। ओके डियर चिल्ड्रन, अब नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्शन डी की, जो कि 5 मार्क्स से पूछा जाए, 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 यूजेस ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि लैंड रिसोर्सेज जो है इसका 5 यूजेस क्या है, इसके बारे में पूछा गया। भू संसाधनों के कोई 5 लाभ स्पष्ट कीजिए। 5 बेनिफिट्स क्या है, 5 यूजेस क्या है, यहाँ पूछा गया 5 यूजेस। ठीक है, नाउ और में दिया गया है एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। अब देखो डियर चिल्ड्रन, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आप इसको जरूर से कंप्लीट करेंगे, अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो, बट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, इसका बेनिफिट्स पूछा जा सकता है, या क्या मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट होता क्या है, इससे ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन को टर्न करके क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाता है, बट ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है, चाहे किसी भी तरीके से हो। तो इस पर बहुत आपको केयर करना है, ये क्वेश्चन आप जरूर से जरूर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में है एक्सप्लेन एनी, क्वेश्चन नंबर 31 कि एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल कल्चर एग्रीकल्चर। तो डियर स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ये प्रायः पूछा जाता है, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में है और में
एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज। यानी यहाँ पूछा गया स्टूडेंट कि जो डेवलप्ड कंट्री यानी जो विकसित देश है उनमें खेती का करने का तरीका क्या है, किस तरह से वहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है, क्या क्या कंडीशन होता है, और डेवलपिंग कंट्री जो विकसित कंट्री है जैसे हमारा कंट्री है तो इन कंट्री में खेती जो की जाती है वो उसका पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, किस तरीके से किया जाता है खेती, इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करना है आपको, अंतर पूछा गया है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 32 में है एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बता दो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूछा जाता है, कभी कभी आपको 1919 का पूछ दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1935 का है और एक 1909 है। तो 1909, 1919 और 1935 ये 3 क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो ये तीनों में से कोई भी एक पूछा जाता है, ज्यादातर चांसेस होते हैं। तो ये तीनों आप रिवाइज कर लेंगे ताकि कोई भी यदि तीनों में से एक भी आए तो आप इजिली लिख सकते हो और 5 मार्क्स इजिली सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट में डियर एक्सप्लेन 5 रीजन्स दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया भारत का जो विभाजन हुआ तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, कौन सा ऐसा कारण बना जिसके कारण भारत का विभाजन हो गया, भारत बट गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 33 है एक्सप्लेन द कॉलेजियम सिस्टम, एक्सप्लेन एनी 3 क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पूछा गया कॉलेजियम सिस्टम, यानी कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। फिर पूछा गया है कि 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी अ जज, एक जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कोई भी 3 क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ डियर चिल्ड्रन आपको लिखना है। फिर उसमें बाद आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड हियर टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। और में पूछा गया डियर, और में नेम एनी 4 सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स वर्किंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया में वर्क करने वाले 4 तरह के कोई भी 4 सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में आपको लिखना है। और एक्सप्लेन एनी 1 फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट का क्या काम है, केवल एक काम, कोई भी 1 फंक्शन, कोई भी एक काम लिखना है, हाई कोर्ट का क्या काम है। ओके डियर चिल्ड्रन, तो दीज आर द important questions that may be asked in your examination. Your exam is to be held very soon and इसको आप क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है और स्पेशली उस पर कंसंट्रेट करना है। और आप इसका आंसर का जो लिंक होगा ये पूरा, उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। तो चूंकि आपके पास समय बहुत कम है और समय को देखते हुए, टाइम को देखते हुए आप इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आज का जो क्लास है यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम।